नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की और कई अहम मुद्दों पर यह चर्चा की गई है। मंत्रियों समेत अधिकारी हुए बैठक में शामिल। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। मंत्रियों समेत अधिकारियों की बैठक में शामिल भी हुए, कई अहम मुद्दों पर यह चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि चंडीगढ़ से, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। और आपको बता दें कि मंत्रियों सहित कई अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें कि जहां पर हाई पावर परचेज की बैठक हुई है, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की और कई अहम मुद्दों पर यह चर्चा की जा रही है। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कई अधिकारी और कर्मचारी भी आपको बता दें कि इस मीटिंग में शामिल हुए और हाई पावर परचेज कमेटी की इस बैठक का आयोजन किया गया और सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक बार फिर से प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। जिला हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम मनोहर लाल जुड़े हैं। उन्होंने 2024 करोड़ रुपए की 153 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में 686 करोड़ रुपए की लागत की 76 परियोजनाओं का उद्घाटन और 1338 करोड़ रुपए की लागत की 77 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है, उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहां के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहां के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है। उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में तो वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में पिछले लगभग 9.5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए गए हैं और इसी कड़ी में जल्द ही ब्राह्मण माजरा के नजदीक बाढ़ से बचाव के लिए टांगरी नदी पर
तटबंध बनाया जाएगा और जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज देश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कह दिया है उसे करके दिखाया। और अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाना इस बात को दर्शाता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना तो दादी माँ गुड़ती देती है। हमारी पार्टी में जब कोई मेंबर बनता है तो कोई ना कोई गुड़ती देता है कि बेटा पार्टी में आ गया, काम करना पड़ेगा। हम निकम्मे लोगों को लेते ही नहीं। निकम्मे लोगों के लिए बनी हुई है कुछ पार्टियां, यहां भी है उनके बंदे कब्जे कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, लूट मार रही हैं। चले जाओ उनके पास। हमारे पास तो काम करने वाले लोग आएंगे, दूसरों को हम लेते ही नहीं। हम लेते ही नहीं। तो मोदी जी भी इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन लेन और मनोहर लाल खट्टर जी भी, फाउंडेशन स्टोन लेन, हम चारों का डीएनए एक ही है। मोदी जी ने भी बहुत काम किया। हिंदुस्तान का रुतबा सारे संसार में इतना ऊंचा कर दिया कि आज हिंदुस्तान वालों को देखते हैं। चंद्रमा पर यान पहुंचा दिया मोदी ने। गरीब घर से आया था, बाप चाय बेचता था, गरीबी देखी थी, इसलिए गरीबों का उत्थान करने के लिए सबसे पहले योजनाएं बनाई। उज्ज्वला योजना। मतदाता दिवस पर अंबाला छावनी के फारूखा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी के लाइव कार्यक्रम को सभी नए मतदाताओं ने सुना है। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। सैकड़ों नए मतदाताओं ने इसमें हिस्सा भी लिया। विज ने कहा कि मतदाता दिवस के मौके पर नए मतदाताओं को पीएम ने संदेश दिया है और इस दौरान विज ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। पहले कहा करते थे कि वो आलू से, आज मतदाता दिवस है और प्रजातंत्र का ये आधार है। और आज के दिन मोदी जी ने नए मतदाता जो बने हैं 1 जनवरी 2024 को, जिनकी 18 साल की उम्र हो गई, और उनको अपने आप को एनरोल कराने के लिए भी कहा है और उन्होंने उनको अपना संदेश भी दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, आपको बता दें कि यमुनानगर के अग्रसेन कॉलेज में नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने, आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और वहीं सैकड़ों नव मतदाताओं ने सम्मेलन में भाग लिया और साथ ही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी नव मतदाताओं के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन सुना और कहा कि वोट आपका भाग्य है, जनता के मतदान से ही सरकार बनती है, जनता अपने मतदान से, अपने वोट की ताकत से सही नेता चुनती है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जगाधरी मंडल अध्यक्ष राहुल गढ़ी ने भी युवाओं को जागरूक किया है। कांग्रेस की संदेश यात्रा करनाल पहुंची, जिसमें कुमारी शैलजा और किरण चौधरी भी शामिल हुए। शैलजा और किरण ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में कोई विकास नहीं हुआ है, अगर कुछ बढ़ा है तो सिर्फ क्राइम बढ़ा है। और इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर जवाब देते हुए कहा कि कोई संगठन या फिर संस्था भी होती है तो उसमें भी अलग अलग पद होते हैं और सभी लोग जो है वो अपने दायित्वों के हिसाब से कार्य करते हैं।
जरूरत है और क्या बदहाली है। अब जाएंगे देखेंगे क्या 10 साल में इन्होंने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। लोग इनको जवाब दे देंगे। लोगों में जाने की हिम्मत तो करें मैडम। आप एक तरफ राम मंदिर की खुशी है तो दूसरी तरफ वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके घर उजाड़ दिए गए। G20 के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ था, तो इस पे क्या कुछ कहते हैं? G20 हो कुछ इन्होंने ये इवेंट दिखाने का, G20 एक अलग अंतर्राष्ट्रीय वो था, पर बात उजाड़ने की है तो बसाने की भी होनी चाहिए। लोगों को बसाना भी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, हाईकमान फैसला करेगी। आपकी इच्छा क्या है, लोकसभा या विधानसभा? देखो, मैंने ये कहा कि अब तक मैंने लोकसभा चुनाव लड़े हैं और मैं राज्यसभा में भी मुझे पार्टी ने मौका दिया इस बार जो हाईकमान फैसला करेगी वो हमारा तो फ्यूचर वही करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव नीलोखेड़ी से मैम, ये भी हाईकमान फैसला। शैलजा जी, अभी अपने भाषणों में कई बार जो है चुनावी बातें करती है, 500 से लेकर 6,000 तक पेंशन देंगे। कुछ देखो, कुछ चीजें हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी तय करती है, कुछ है जो पार्टी तय करती है, कुछ 2-4 बातें हैं जो और स्टेट्स में भी हमने की। शैलजा जी, प्रदेश में 4 कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन अब 4 कमेटियां बनाई गई हैं प्रदेश में, लेकिन अब आला कमान ने हर एक कमेटी में AICC के सचिव की नियुक्ति तय कर दी है। क्या जो प्रदेश के नेता हैं, मैंने देखा 2 दिन पहले है, AICC के सचिव जो हैं इन 4 कमेटी में रहेंगे। क्या आप लोगों के बीच सामंजस्य नहीं है? सचिव कौन है? AICC सचिव कौन है? जो भी उनका नाम भी डिक्लेयर किया गया है, जरूर है वो लेटर इश्यू कर दिया गया है। अच्छा, मैंने कुछ देखा नहीं, ऐसे क्यों? मैं अशोक तंवर ने जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का बयान सामने आया। उन्होंने नौकरियों के मामले में को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। हरियाणा आम आदमी पार्टी ने रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर जो है हम निशाना साधा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा है, उनसे बात करते हैं। सर, अगर हम सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री कहते हैं 6% बेरोजगारी है, पिछली सरकार के मुकाबले हमने ज्यादा नौकरियां दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि रोजगार के मसले पर सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है। मैंने तो आपको दिखाया तो कि 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि 2023 में 50,000 रोजगार देंगे, 50,000 सरकारी नौकरी देंगे ग्रुप सी और डी की। मैं तो ये कह रहा हूं कि 50,000 तो ज्यादा हो जाएंगी, हो सकता है गिनती ना आए, हमको उतना ना गिन पाए। मैं तो ये कह रहा हूं खट्टर साहब सिर्फ 1,000 सरकारी नौकरी जो इन्होंने साल 2023 में दी है उसकी लिस्ट जारी कर दे, सार्वजनिक तौर पर कर दे, सारा हरियाणा देख ले। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, और अगर खट्टर साहब 1,000 नौकरी भी नहीं दे पाए तो उनको सार्वजनिक तौर पे हरियाणा के युवाओं को बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, नौकरी का झूठा वादा करने के लिए उनको सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए। ये खट्टर सरकार हरियाणा के युवाओं को रोजगार से दूर करती जा रही है। 25 लाख युवा आज के दिन में बेरोजगार है, नशे की गर्त में जा रहे हैं, क्राइम में जा रहे हैं लगातार युवा, मजबूर हैं, घर नहीं चल रहा उन लोगों का। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा का युवा बहुत स्पष्ट तौर पे अब ये कह रहा है कि चाहे खट्टर हो या मोदी, इस बार वोटिंग रोजगार पे होगी। सर, अगर एक और बात करें तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक भर्ती रोको गैंग जो है सक्रिय है, और वो चाहकर भी हर भर्ती को कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है, लेकिन सरकार उनसे जो है पार पाने में भी लगी हुई है। और जो अगले चुनाव से पहले जो है सरकार अब तक की प्रदेश में जितने भी रोजगार किसी भी सरकार के कार्यकाल में मिले उससे ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। 2 आपने सवाल पूछे, मैं दोनों का अलग अलग जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि भर्ती रोको गैंग सक्रिय है, तो ये इसका मतलब आपकी सरकार का फेलियर है अगर आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में हमने 42,000 भर्तियां की हैं, एक भी मामला कोर्ट के अंदर हो तो बताओ, एक भी भर्ती अटकी हो, कोई पेपर कैंसिल हुआ हो, कोई पेपर लीक हुआ हो तो बताओ। इसका मतलब ये आपकी सरकार का निकम्मापन है कि कोई उसके अंदर कमियां निकाल के उस भर्ती को रोक देता है, और वो भर्ती तभी कोर्ट में जाती है, तभी सस्टेन करती है जब उसके अंदर कुछ कमी होती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अब ये कितनी बेवकूफाना हरकत करने जा रही है हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार। ये कह रहे हैं कि ग्रुप सी से पहले ग्रुप डी की भर्ती कर देते हैं। ग्रुप सी की भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है, अप्रैल में उसकी डेट है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि अर्ली हियरिंग ले लीजिए, अपना जो भी जवाब है सबमिट करके कोर्ट से अर्ली हियरिंग ले लीजिए। नहीं, वो नहीं लेंगे, कह रहे हैं ग्रुप डी की भर्ती करेंगे। मान लीजिए 13,000 भर्ती आपने ग्रुप डी में कर दी। सीईटी का तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है,
लोग तो सारे सेम हैं। तो आपने 13,000 भर्तियां आज कर दी, उसके बाद आप ग्रुप सी की लिस्ट जैसे ही निकालोगे, उन 13,000 में से 10-12 हजार तो बच्चे छोड़ के ग्रुप सी में अपग्रेड हो जाएंगे। आपकी ये भर्ती पूरी की पूरी फेल हो जाएगी, ये भर्ती पूरी खाली चली जाएगी आपकी। तो ऐसी बेतुकी बात ग्रुप सी से पहले ग्रुप डी की भर्ती करने की बात सिर्फ वही व्यक्ति सोच सकता है, वही मुख्यमंत्री सोच सकता है जिसको नौकरी का न भी मालूम नहीं है। सर, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपका लोगों का, विपक्षी दलों का एक इंडिया गठबंधन बना हुआ है, लेकिन पंजाब से कहीं ना कहीं बागी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहा कि हम 13 की 13 सीटें जीतेंगे। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम पूरे सीटों पर जो है जीतने और लड़ने में सक्षम है। तो आपको लगता है कि अगर यही विचारधारा अगर आप लोगों की रही तो शायद बीजेपी से आप पार नहीं पार पाओगे? क्योंकि 2014 और 2019 के अंदर जिस तरीके से बीजेपी का अप आई थी, तो क्या नहीं लगता कि अगर इसी तरह की बयानबाजी रही तो जनता के बीच में भी जो कहीं ना कहीं विपक्षी दल अपने आप ही जो है वो अपना जो बहुमत है वो खो देंगे? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि स्थानीय लीडरशिप क्या क्लेम करती है वो उनका अपना क्लेम है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बारे में जो भी बातचीत है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, वो सेंट्रल लेवल पे चल रही है, केंद्र स्तर पे चल रही है। 2 राउंड की बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हम बहुत होपफुल हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं इंडिया गठबंधन को लेके। हमें लगता है कि इकट्ठे इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा सकता है और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर सकता है। जहां तक आपने कहां सीट शेयरिंग होगी, कहां नहीं होगी, कहां इकट्ठे लड़ेंगे, कहां अलग अलग लड़ेंगे, ये सारी बातें कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होनी है। जो भी निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। दूसरी तरफ आपने कहा कि हरियाणा में कह रहे हैं कि हम तो सक्षम है अकेले लड़ने में, तो आम आदमी पार्टी उनसे ज्यादा सक्षम है। 10 की 10 लोकसभा सीटें हम हरियाणा के अंदर लड़ सकते हैं। वो कैसे सक्षम है कि पिता पुत्र दोनों हार गए थे? वो कैसे सक्षम है कि 14 में हारे फिर 19 में हार गए? वो कैसे सक्षम है कि वोट गैप जो है वोट शेयर का वो बढ़ता जा रहा है? अकेले अगर कांग्रेस इस बार भी चुनाव मैदान में जाएगी तो ये एक जमीनी हकीकत है, कोई भी जो राजनीति थोड़ी बहुत समझता है उसको पता है। अकेले अगर इस बार चुनाव मैदान में हरियाणा में जाती है कांग्रेस तो बुरी तरह हारेंगे, 10 की 10 सीट पे हार जाएंगे। इसलिए हमने ये सुझाव दिया कि हमने अपनी लीडरशिप को ये सुझाव दिया कि अगर हरियाणा में मिलकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़े तो इंडिया गठबंधन बीजेपी को 10 की 10 लोकसभा सीटों पे हरा सकता है। सर, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जींद जो है वो सेंट्रल धुरी जो है वो बनता जा रहा है। सभी पार्टियां जो है आएंगी, शुरुआत आम आदमी पार्टी कर रही है। पहले भी अतीत में बहुत सारी पार्टियां, सभी ने कहा कि जींद को सिटी ब्यूटीफुल, राजधानी और पता नहीं क्या क्या बात की थी। लेकिन एक बात जरूर है कि बरसात में जो है वो झील जरूर बन जाती है चंडीगढ़। कश्तियां नहीं चल पाती लेकिन लोगों को झील जैसी फीलिंग आ जाती है। तो क्या कहें, इस बार जींद से क्या अनाउंसमेंट होंगे आपकी पार्टी की तरफ से? उन्हीं सारे झूठे वादों का हिसाब लेने जा रहे हैं जींद के अंदर, जो पिछली पार्टियों ने, पिछली सरकारों ने किए लेकिन निभाए नहीं कभी भी। जींद सेंट्रल प्लेस पड़ता है, हरियाणा के दिल की तरह है, और इसलिए जब महासभा करनी थी हमको पूरे हरियाणा की तो हमने उस जगह को चुना। वहां पे पहली बार ऐसी अद्भुत रैली होने जा रही है हरियाणा के अंदर। किसी पार्टी ने 57 साल में शायद ऐसी अद्भुत रैली नहीं की होगी कि हरियाणा के एक एक गांव से, 7,000 गांव और 1,000 वार्ड, हरियाणा के एक एक गांव से लोग इसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे। मिनी हरियाणा इकट्ठा होगा जींद के अंदर, और जब मिनी हरियाणा इकट्ठा होगा तो उसमें बदलाव की आवाज को बुलंद करेंगे अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, और सब लोग अपने अपने गांव में वो संदेश लेके जाएंगे, बदलाव का आगाज होगा। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, जिनका कहना था कि जो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का एक बड़ा मसला है और कहीं ना कहीं सरकार जो दावे करती है उन पर वो खरी नहीं उतरती है। साथ ही जींद रैली को भी उन्होंने ऐतिहासिक होने वाली बताया है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। तो वहीं नशे पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही। आए दिन नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया जाता है। ताजा मामला अंबाला के मुलाना इलाके से सामने आया है, जहां पर हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अंबाला यूनिट ने 22.40 ग्राम हेरोइन सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एएसआई संदीप कुमार ने बताया कि उनकी टीम अंबाला जगाधरी रोड पर तैनात थी और इस बीच उन्हें गुप्त सूचना मिली कि जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला राहुल मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए जाएगा। इस बीच पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कंट्रोल ब्यूरो का विभाग है, उसके जो प्रमुख हैं श्री ओपी सिंह जी, हमारे माननीय एडीजीपी साहब, वह हमारे पुलिस अधीक्षक श्री शशांक सावंत जी व श्री अनिल कुमार यादव जी और हमारे उप पुलिस अधीक्षक हैं श्री जगवीर सिंह जी
और हमारे यूनिट अंबाला के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर सतवीर सिंह जी के नेतृत्व में यह नशा तस्करों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने मलाड़ा बस स्टैंड से एक नशा तस्कर है राहुल पुत्र नरेश कुमार वासी अजराना कला को 22.40 मिलीग्राम हेरोइन चिट्टा में गिरफ्तार किया है। और ये खुद भी नशे का एडिक्ट है। ये दिल्ली से जो पूछताछ में सामने आता, ये दिल्ली से लाता था और यहाँ पे अपने खुद पीता भी था, उसी में से बेचता था। तो जिन जिन को ये बेचता है आगे कार्रवाई करते हुए जैसे भी तफ्तीश बढ़ेगी, सबको सलाखों के पीछे नशा तस्करों को अंदर दिया जाएगा, भेजा जाएगा। ओके सर, थैंक यू। यमुनानगर सिविल अस्पताल में राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो प्रांगण में त्रिवेणी स्थापित की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनोखी शुरुआत भी की गई। विभाग की ओर से 3 दवाइयों का पैकेट बनाकर लोगों को बांटा जा रहा। विभाग ने लोगों को पैकेट को हमेशा अपने साथ में रखने की सलाह दी है। अगर किसी को हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं तो तुरंत 3 गोलियां खा ली जाएगी और इससे हार्ट अटैक से जाने वाली जान बच जाएगी। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने भी अनोखी पहल की। तो वहीं यमुनानगर के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्या मांगला ने बताया कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए 3 गोलियां रामबाण हैं, जो अक्सर हार्ट अटैक का दौरा पड़ने के दौरान लगभग सभी अस्पताल में दी जाती हैं। लॉन्च करवाया है, उसमें मतलब 3 दवाइयां हैं, सॉर्बिट्रेट, इकोस्प्रिन एंड अटोरास्टैटिन, जो कि किसी भी इमरजेंसी में अंजाइना हो या हार्ट पेन, चेस्ट पेन हो तो उसमें एक रामबाण का काम करेगा। तो ये जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं कैड के, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के, उनको वितरित किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे भी हमारी सारी दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो ये भी वितरित करा जाएगा। इसका भी शुभारंभ विधायक जी के हाथों से करा और पंडित जी के आशीर्वाद से हुआ है। कॉस्ट कितनी है? नहीं, हमारे यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे अगर बाहर से भी लेने जाएं तो ये टोटल किट 5 रुपए की पड़ती है। 50 पैसे का सॉर्बिट्रेट, 50-60 पैसे की 2 इकोस्प्रिन और 3-4 रुपए के अटोरास्टैटिन की 2 टैबलेट्स। तो वैसे बट हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है। बट वैसे दिस इज अ रामबाण जो कि मतलब एकदम से पेशेंट ले सकता है। और उसका क्लॉट जो है, इसको क्लॉट बस्टर भी कहा जाता है कि भाई जो भी क्लॉट बना हो, कहीं पे भी हार्ट का प्रॉब्लम दे रहा हो तो वो एकदम से। पर ये जो भी हुआ है, मैं सबसे पहले मतलब आपके माध्यम से अपने सारे हॉस्पिटल के गौरव भाई हैं, ऋतु है, संदीप भाई। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। नया साल शुरू होने का साथ ही पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण आम जन जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा ठंड का असर आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा पड़ रहा है। ठंड से अपने आप को बचाने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड का असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा, क्योंकि लोग जो है वो घर से बाहर निकल नहीं रहे और बाजार सूने पड़े हुए हैं। नाम मयंक शर्मा जी। हाँ, बताएं ठंड के बारे में। ठंड तो ही नवा साल चढ़ाया जाएगा, ठंड बहुत पड़ रही जी, अग लगा बैठे देखो जी, बहुत ठंड पड़ रही है जी। काम के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार पर कितना असर पड़ रहा है? रोजगार पे तो बहुत असर पड़ रहा है ठंड की वजह से। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, कामों पे रोक हो रही है। रोक नहीं होनी चाहिए कामों पे कोई। बाजार खाली पड़े? बाजार खाली पड़े हैं जी, दिखा सकते हो बाजार भी सारा खाली पड़ा जी। बैठे यहाँ सेक रहे जी, क्या करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey Mom!